वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इंटर के बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं, कुछ एमसीक्यू को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस है बच्चों। भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ठीक है बच्चों, भ्रूण विज्ञान के जनक है प्रोफेसर पी माहेश्वरी, प्रोफेसर बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर आर पी राय। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों पहला क्वेश्चन का, यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर पी माहेश्वरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा प्रोफेसर पी माहेश्वरी, यानी पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से पराग नलिका की खोज किसने की। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से पराग नलिका की खोज किसने की थी। पहला है एमिसी, दूसरे यहाँ पर है बी नोवास्चिन, यहाँ पर तीसरा है स्टारबर्गर और चौथा है हाकमिस्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, यहाँ पर दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे का भी ए हो जाएगा एमिसी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा एमिसी के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है यहाँ पर, असंग जनन की खोज किसने की। असंग जनन की खोज, अपेमेक्सिस की खोज किसने की थी बच्चों, लैमार्क ने, इंग इंकलर ने, नवासिन ने या स्वान ने। तो तीसरा का क्या हो जाएगा बच्चों, इंकलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विकल्प इसका, बी नंबर हो जाएगा आपका बच्चों, इंकलर के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, चौथा देखते हैं। चौथा है, सर्वप्रथम द्विनिषेचन का वर्णन किसने किया। ठीक है बच्चों, सर्वप्रथम द्विनिषेचन का वर्णन किसने किया था, डुअल फर्टिलाइजेशन का वर्णन किसने किया था। ए है डार्विन, बी है ल्यूवेनहॉक, सी है नोवासिन और डी है आपका लैमार्क। तो चौथे का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से चौथे का क्या हो जाएगा बताइए। तो चौथे का हो जाएगा आपका नवासिन के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था बच्चों, नवासिन के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, पांचवा है अगुणित। ठीक है बच्चों, यन कोशिका है, कह रहे इनमें से कौन अगुणित कोशिका है बच्चों। ए है टैपिटम, बी है भ्रूणपोष केंद्रक, सी है आपका परागमात्री कोशिका और डी है आपका परागकण। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगुणित कोशिका क्या हो जाएगा इसमें से, तो यह हो जाएगा आपका डी, आपका हो जाएगा परागकण। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका परागकण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से द्विनिषेचन की विशेषता है, डुअल फर्टिलाइजेशन का आपको विशेषता बताना है बच्चों। ए है आपका साइकस में, ठीक है, बी है कैप्सेला की है, सी है फर्न की और डी है मास की। तो क्या हो जाएगा सी का आपको आंसर बच्चों, सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कैप्सेला की। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका कैप्सेला क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सातवां देखते हैं, नाभिक है। ठीक है, यहाँ पर हीलियम की बात कर रहा है बच्चों, यह का है नाभिक है। पहला है कह रहा है कि बीजांडकाय व अध्यावरण के मिलने का स्थान, बी है बीजांडवृत्त व अध्यावरण के मिलने का स्थान, सी है बीजांडकाय व बीजांडवृत्त के मिलने का स्थान और डी है बच्चों आपका बीजांड द्वार के समीप का भाग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सातवें का हो जाएगा बच्चों सी, बीजांडकाय व बीजांडवृत्त के मिलने का स्थान। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा बीजांडकाय व बीजांडवृत्त के मिलने का स्थान। ठीक है बच्चों, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आवृत बीजी पौधों का बीजांड किसके समतुल्य है। ठीक है बच्चों, आवृत बीजी पौधों का बीजांड किसके समतुल्य है। तो आठवां का ए है आपका दीर्घ बीजाणु धानी के, बी है दीर्घ बीजाणु के, सी है सूक्ष्म युग्मक धानी के, डी है दीर्घ युग्मक धानी के। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आवृत बीजी पौधे के बीजांड किसके समतुल्य होता है, तो दीर्घ बीजाणु धानी के। किसके होता है बच्चों, दीर्घ बीजाणु धानी के होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवे क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे नौवे का, कह रहा है कि अंड उपकरण भ्रूणपोष में पाया जाता है। ए है निभाग की ओर, बी है बीजांड द्वार की ओर,
सी मध्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर अंडोपकरण की बात कर रहे थे, यह हो जाता है बच्चों इसका आंसर बीजांड द्वार की ओर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है, बीजांड द्वार की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए 10वां देखते हैं, निम्न में से किसमें संयुक्त परागण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ए है सरसों में, बी है टाइफा में, सी है मटर में, और डी है मक्का में। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, संयुक्त परागण की बात कर रहा है, तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टाइफा में। बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किस में हो जाएगा, टाइफा में। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कैप्सूला में भ्रूण कोश स्थित होता है। ठीक है बच्चों, कैप्सूला में भ्रूण कोश स्थित होता है। ए है आपका पुंकेसर में, बी है बीज में, सी है बीजांड में, और डी है सभी में। तो कैप्सूला, ठीक है बच्चों, कैप्सूला में क्या होता है, तो बीजांड में होता है। इसका क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होता है बीजांड में। ठीक है बच्चों, चलिए 12 को देखते हैं। वसा संचित होती है, वसा संचित होती है आलू के कंद में, गेहूं के भ्रूणपोष में, मटर के बीज पत्र में, नारियल के भ्रूणपोष में। तो वसा संचय की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नारियल के भ्रूणपोष में क्या होता है बच्चों, नारियल के भ्रूणपोष में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे 13वां क्वेश्चन के देखते हैं। 13वां कह रहा है द्वितीय केंद्रक का निर्माण इनमें से किसमें होता है बच्चों। ए है आपका दो ध्रुवी केंद्रकों के संयोजन से होता है, बी है आपका दो नर युग्मकों के संयोजन से, सी है नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से, और डी है नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से। तो तीसरा 13वां के क्या हो जाएगा बच्चों, 13वें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो 13वें का ए रहेगा आपका दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से बनता है बच्चों। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की बेस्ट तरीके से तैयारी कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आपका इंटर के बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन से। ठीक है बच्चों, इंटर के बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन में मल्टीपल चॉइस और कुछ हम लोग, ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों 14वां देखते हैं। 14 कह रहा है असंजनता कहलाती है, एपेक्सिमिसिस कहलाती है, क्या होता है बच्चों। ये है आपका अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण। बी है दो युग्मकों के विखंडन द्वारा नए पौधे को जन्म देना। सी है ए और बी विकल्प दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, तो 14 का हो जाएगा आपका ए विकल्प हो जाएगा। 14 का ए होगा अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, असंजनता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, असंजनता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 15 देखते हैं। 15 करा है द्विगुणित यानी टूयन दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूणपोष के निर्माण को कहते हैं। ए है आपका उभय मिश्रण कहते हैं, बी है द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं, सी है अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, तो 15 का विकल्प हो जाएगा आपका बी द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं। ठीक है बच्चों, डाइप्लोस्प्री कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 16 देखते हैं। 16 का रहा है क्वेश्चन, निम्न में से पुष्प के सहायक चक्र हैं। निम्न में से पुष्प के सहायक चक्र है। पहला है आपका पुमंग व जयांग, बी है पुमंग व दलपुंज, सी है बाह्य दलपुंज व दलपुंज, और डी है आपका बाह्य दलपुंज व पुमंग की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 16 का सी हो जाएगा बच्चों, सी बाह्य दलपुंज व दलपुंज। ये क्या होते हैं, पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्प के ये सहायक चक्र होते हैं।
ठीक है बच्चों। 16 के बाद 17 देखते हैं, बीज का निर्माण कहाँ होता है। ए है आपका बीजांड से, बी है परागकोश से, सी है भ्रूणपोष से और डी है अंडाशय से। तो बीज का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, यहाँ पर 17 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो बीज का निर्माण किससे होता है बच्चों, तो बीजांड से होता है, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बीजांड से। चलिए 18 देखते हैं, अध्यावरणीय बीजांड होता है। 18 है, अध्यावरणीय बीजांड होता है ए गुलाब में, बी चंदन में, सी चना में और डी सूरजमुखी में। तो 18 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, तो 18 का विकल्प हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर सूरजमुखी में। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका सूरजमुखी में हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 19 देखते हैं, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं। ठीक है बच्चों, 19 वाले में आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर होते हैं मादा जननांग में, नर जननांग में, या दोनों विकल्प ए और बी दोनों रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, तो 19 का हो जाएगा बी नर जननांग में। 19 का क्या हो जाएगा बच्चों विकल्प, बी हो जाएगा नर जननांग में। ठीक है बच्चों। चलिए 20वें क्वेश्चन को देखते हैं, अरंडी के बीज में बीजांड द्वार के चारों ओर स्थित सफेद अति वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, ए है बीज चोलक, बी है परिभ्रूणपोष, सी है बीज चोलिया एरिल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका पहले से ही ए रहेगा। ठीक है बच्चों, ए विकल्प रहेगा, बीज चोलक कहलाता है। ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर बीज चोलक कहलाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। 21 को देखते हैं, 21 क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, निषेचन की क्रिया किस में होती है, ए है नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, बी है नर युग्मक का संयोजन, सी है अंड कोशिका एवं नर युग्मकों का संयोजन और डी है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी अंड कोशिका एवं दो नर युग्मकों का संयोजन को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, निषेचन की क्रिया। ठीक है बच्चों। चलिए 22 देखते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं वहां होती है जो उपस्थित होती है, वह होती है जो उपस्थित होती है। प्रतिमुख कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो ए है अंड द्वार छोर पर होती है, बी है निभागीय छोर पर होती है, सी है मध्य में होती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 22 का विकल्प हो जाएगा बी, 22 का क्या हो जाएगा बी निभागीय छोर पर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं, या 2018 में भी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा विभागीय निभागीय छोर पर। ठीक है, चलिए 23 से देखते हैं, पेरिस्पर्म किसका अवशेष है। ठीक है बच्चों, पेरिस्पर्म किसका अवशेष है, ए है आपका बीजांड द्वार का, बी है बीजांड काय का, सी है बाह्याध्यावरण का और डी है अंतःध्यावरण का। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका बीजांड काय। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 23 का बीजांड काय हो जाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं, निषेचन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, निषेचन के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर निषेचन के लिए बच्चों क्या आवश्यक है, यहाँ पर कह रहा है परिपक्व बीजांड, हरा बाह्य दल पुंज, सी है चमकदार दल पुंज और डी है एक रसदार फल। निषेचन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो 24 का आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प, तो निषेचन के लिए परिपक्व बीजांड की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, 24 का क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 25 देखते हैं, कितनी मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 256 लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है बच्चों, 25 का आंसर यहाँ पर ए कह रहा है 256, बी है 128, सी है 512 और डी है 164। तो 256 की बात कर रहे हैं बच्चों और अर्धसूत्री विभाजन करना है, तो 25 का कितना हो जाएगा बच्चों, 164 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 164 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 25 यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर पर जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह रहा कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मक दब्भी का विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर युग्मक दब्भी का विकास भ्रूणपोष में, मादा युग्मक दब्भी का विकास अंडाशय के अंडकोश में होता है। ठीक बच्चों, चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? उन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम भी बताइए। तो हम लोग अंतर देख लेते हैं बच्चों। लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरम एवं मेगास्पोरम की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में अंतर। पहला है यहाँ पर लघु बीजाणु धानी, यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है। ठीक है बच्चों। गुरु बीजाणु धानी, यह बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। ठीक है बच्चों, क्या रहती है? यह अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देखते हैं लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। इसका विकास परागकोश के चारों कोनों पर होता है। ठीक है बच्चों। चलिए गुरु बीजाणुधानी का अंतर देखते हैं। गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा अंतर देखते हैं हम लोग। सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है। और गुरु बीजाणु धानी में बच्चों, तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, यह अंतर है। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है परागकोण के परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। ये पौधे के नर युग्मक दब्भी होते हैं, इनमें नर युग्मक बनते हैं। और गुरु बीजाणु धानी के द्वारा, तो गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष बनता है, यह मादा युग्मक दब्भी कहलाता है, इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। पांचवा अंतर है लघु बीजाणु रेखीय चतुष्क, टीयाकार अथवा क्रासित चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होता है। और गुरु बीजाणुधानी बच्चों, गुरु बीजाणुधानी रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता है। तो आपने यह क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट आपने अंतर देखा। ठीक है बच्चों। चलिए और अंत में जब विभाजन होगा तो बनेगा क्या, वह भी पूछा था, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो विभाजन का प्रकार होता है क्या बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जनन, इसके अंत में गुरु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। यह परागकोश में पराग के अंदर स्थित होता है। ठीक है बच्चों। गुरु बीजाणु जनन, इसके अंत में गुरु बीजाणु या भ्रूणपोष कोश का निर्माण होता है। यह अंडाशय में स्थित होता है। ठीक बच्चों, अंत में जो बनने वाले थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। 3 कह रहा है निम्नलिखित शब्दावलियों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। परागकण, बीजाणु जनन, उत्तक, बीजाणु चतुष्क, पराग मातृकोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका नर युग्मक। तो यहाँ से सही क्रम हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले आपका बीजाणु जनुत्तक, इसके बाद पराग मातृकोशिका, फिर लघु बीजाणु चतुष्क, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? परागकण, इसके बाद नर युग्मक। ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा कह रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं चौथा दे रहा है यहाँ पर। कर चौथा, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखते हुए यहाँ पर दिखाना है आपको, और एक स्पष्ट और साफ सुथरा आपको एक नामांकन चित्र करना है बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, यह है आपका है बीजांड का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह हीलियम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेफे कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे यहाँ पर चलेजा कहलाएगा ये। ठीक है बच्चों, एंटीपोडल सेल कहलाएंगे। देख रहे हैं आप इस प्रकार से, यह है पोलर, यहाँ पर न्यूक्लियाई, यह एग कहलाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह क्या है आपका बीजाणु का, यह आपका संरचना है। ठीक है बच्चों, यानी बीजाणु का केवल यहाँ पर बीजांड की संरचना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अध्ययन करते हैं हम लोग बीजांड के
अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का शरीर बीजांड वृंत से जिस बिंदु से जुड़ा होता है नाभिक कहलाता है। बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से संलग्न होकर रेफी कहलाता है। रेफी का ऊपरी सिरा जो अध्यावरण तथा बीजांड काय को जोड़ता है निभाग कहलाता है। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह एक या दो कवचों से ढका रहता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। दो आवरणों वाले बीजांड को द्विअध्यावरणीय बीजांड तथा एक आवरण वाले बीजांड को ठीक है एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, बाहर का आवरण बाह्य अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंत अध्यावरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से आपका आगे बढ़ेंगे। इसके में बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीजांड यहाँ पर अध्यावरण के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है बच्चों, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निकली निभाग की ओर होती है जिसे प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक के मध्य में होता है तथा 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है। इनमें मध्य की कोशा को अंडकोशा तथा इसके आसपास स्थित कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, 3 कोशाएं सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का अपने बच्चों आंसर देखा। ठीक है बच्चों, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि आप मादा युग्मक दब्भी के एक बीजाणुक विकास से क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अपविकसित यानी अपभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील बीजाणु ठीक है बच्चे गुरु बीजाणु यानी स्त्री यानी मादा युग्मक दब्भी भ्रूण कोश के रूप में विकसित होता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी ध्रुव पर स्थित चारों केंद्रक में से 3 केंद्रक कोशिका अंडक उपकरण बनाते हैं जबकि निभागी सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, मादा युग्मक दब्भी सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीजाणुज कहते हैं, विकास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह 5वें का आपका आंसर था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, एक अस्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक दब्भी के सांद्र साथ आपको कोशीय 8 न्यूक्लिएट यानी केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, यह आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो बच्चों यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आप 02 पाई क्लासेज के चैनल पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर इसका देखते हैं। अधिकांश आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मक दब्भी 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन करके भ्रूण कोश या मादा युग्मक दब्भी में विकसित हो जाता है जिसका केंद्रक एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतत केंद्रक बनाता है। ये विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं। 2 बार विभाजन होने पर प्रत्येक संतति केंद्रक से दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार भ्रूणकोश में 8 केंद्रक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक भ्रूणकोश के बीच में आ जाता है। ये ध्रुव केंद्रक कहलाते हैं। समेकित होकर ये द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित तीनों केंद्रक भित्ति से ठीक है बच्चों घिर जाते हैं और अंड समुच्चय बनाते हैं। अंड समुच्चय के बीच स्थित गोलाभ कोशिका अंड कोशिका के बच्चों यहाँ पर क्या है आपका
यहाँ पर अंड कोशिका, अंडगोल या अंडाणु कहलाते हैं। और पार्श्व में स्थित फ्लास्क के समान दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है। इसके विमुख सिरे निभाग की ओर स्थित तीनों केंद्रक तीन प्रमुख कोशिका या एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। अतः एक पूर्ण विकसित प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश 7 कोशिकाएं होती है। और इस प्रकार से बच्चों आप देख रहे हैं इन, ठीक है बच्चों, यह आपका एक भ्रूण कोश का यह नामांकन चित्र है। ठीक है बच्चों, तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए अभी इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फ्री है बच्चों, यहाँ पर आप इस चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ पर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।